नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अगले एपिसोड में ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, जिसमें हम बात करेंगे बाकी दो डोजेस की। हमने स्टैंडर्ड डोज और रेगुलेटेड डोज डिस्कस कर लिया था लास्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में डिस्कस करूंगा मैं टारगेट लेवल डोज एंड टाइट्रेटेड डोज। तो टारगेट लेवल डोज में रिस्पॉन्स को आप आराम से मेजर नहीं कर सकते हो, बट वो शो किया गया, दिखाया गया कि एक सर्टेन जब ड्रग कंसंट्रेशन आ जाएगा तो वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब एम्पेरिकल डोज का मतलब होता है डोज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सपोज किसी को 30-40 साल से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार वो अपनी डोज बनाता है। एम्पेरिकल डोज इज अ डोज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। वो बेसिकली शुरू में हम वही देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर एडजस्टमेंट बाद में कर लेते हैं बाय मॉनिटरिंग द, मतलब नज़र रखते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे। फैसिलिटी जहाँ पर नहीं अवेलेबल होती है वहाँ पर क्रूड, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, और वो फिर पेशेंट को आप बहुत बाद में देखते हो। ठीक, एग्जाम्पल एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक्स। जैसे एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन में देंगे, एंटी एपिलेप्टिक्स एपिलेप्सी में देंगे, डिजॉक्सिन को हार्ट फेलियर में और एट्रियल फिब्रिलेशन में दिया जाता है। ठीक है, एरिथमियाज में, स्पेसिफिकली एट्रियल फिब्रिलेशन में। ठीक, फिर लिथियम मीनिया में दिया जाता है। थियोफेलिन ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकियल आस्थमा में अगर आप रिकलेक्ट करो तो आपको जब मैंने वो बताया था उसके बारे में, जब रिसेप्टर्स डिस्कस करे थे, तब थियोफेलिन इज अ फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। तो फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक एएमपी टू 5-AMP। तो ये नहीं होने देगा, ये फॉस्फोडाइस्टरेज का इनहिबिटर है ये। तो क्या होगा, सीएमपी का लेवल बढ़ेगा, और ऑब्वियसली जब सीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो आप सबको पता है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज होगा, as a result of which what is going to happen, there is smooth muscle relaxation, क्योंकि myosin light chain kinase is the enzyme which converts myosin into its active form which is myosin phosphate। ठीक, टाइट्रेटेड डोज की बात करते हैं। इसमें वो डोज चाहिए होती है जिसमें मैक्सिमम थेरेप्यूटिक, ठीक है, इसमें नहीं दे सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। इसमें हम दवाई नहीं दे सकते मैक्सिमम डोज की, मतलब मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट जो मिलेगा वो नहीं दे सकते, क्योंकि रिस्क बेनिफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। इस केस में वी कांट गिव इट, क्योंकि अगर हमने दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी मरीज को, उसको एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी डिस्कस लेटर। ठीक है, फिर ऑप्टिमल डोज जो उसको देनी चाहिए वो तब मिलती है बाय टाइट्रेटिंग इट विद एन एक्सेप्टेबल। टाइट्रेशन का मतलब बेसिकली एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, आप सब लोगों ने अपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में पढ़ा होगा, स्कूलों में करे होंगे केमिस्ट्री, तो फिनॉक्सिलिन के साथ आपको याद होगा टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, पर्पल कलर आता है, फिर कलरलेस होता है, तो वो टाइट्रेशन। ठीक तो इसमें टाइट्रेट करते हैं विद एन एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब जहाँ पे एक एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट है वहाँ पर हम रोक देंगे, मतलब धीरे 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 करके बढ़ाएंगे जहाँ तक पेशेंट को ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना हो। ठीक है, नॉन क्रिटिकल केस जो है, मतलब जो हेल्दी आदमी है, उसमें तो आप लो इनिशियल डोज दीजिए, क्योंकि आपको पता है वो इमरजेंसी का मरीज़ है, और फिर धीरे धीरे ऊपर एडजस्ट करिए। ठीक है, और क्रिटिकल केस, अब आपको पता है मरने वाला पेशेंट है, तो यहाँ पर उसको अगर एडवर्स इफेक्ट भी होंगे तो चलेगा, मतलब वो मरने वाला है भाई, इज गोइंग टू डाई। तो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा भी मेरे को चलेंगे, मेरे को उसकी जान बचानी है, तो उसमें हाई इनिशियल डोज देंगे और फिर डाउनवर्ड टाइट्रेशन। ठीक है, फिर धीरे से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज़ मेंटेन करना होता है बेसिकली बिटवीन द इफेक्ट एंड द साइड इफेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। एंटी कैंसर ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और लीवोडोपा को पार्किंसोनिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस, और स्टेरॉइड्स के तो सबको यूजेस पता ही है, बहुत ज़्यादा। जैसे एक हर मर्ज की दवा, जैसे सब्जी में होत आलू, वैसे दवाइयों में होत स्टेरॉइड, जितना मर्जी दे डालो, हर मर्ज की दवा है वो। इसलिए इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए कि इसकी डिपेंडेंसी बहुत जल्दी फॉर्म होती है, एंड अ पर्सन कैन गेट एडिक्टेड टू स्टेरॉइड्स अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा ले तो। अब बात करते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस तो वैसे आपने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन देखी होगी इस साल की, 2022 की।
तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, हर एक चीज़ के होते हैं। तो सबसे पहले तो बेटर पेशेंट कंप्लायंस, ठीक है। एक मरीज़ को आप बोलो मैं तुम्हें 3 गोली या 4 गोली दूँगा और कुछ वही 4 गोली मिला के एक साथ दे दो तो बोलेगा अरे बस एक गोली में 4 यार डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। तो वो मज़े से खाएगा। कॉस्ट सेविंग क्योंकि दवाई की कॉस्ट बचेगी। अगर आप 2 दवाइयाँ 3 दवाइयाँ खरीदोगे मार्केट में, उसकी पैकेजिंग अलग होगी तो पैकेजिंग की कॉस्ट बच जाएगी, ठीक। फिर सर्टेन कॉम्बिनेशन है सिनर्जिस्टिक। अगर आपको याद हो मैंने बताया था सिनर्जिस्टिक एल्जेब्रिक सम ए प्लस बी का इफेक्ट ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस ड्रग बी। जैसे कि मैंने बताया था सल्फा मेथोक्साजोल, सल्फर ड्रग है सल्फोनामाइड प्लस ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है को ट्राइमोक्साजोल। को कॉम्बिनेशन TRIM, पहले जो 4 लेटर्स हैं उसके, ट्राइमेथोप्रिम के पहले 4 लेटर्स, ऑक्साजोल सल्फोमेथोक्साजोल, ठीक है। को ट्राइम ऑक्साजोल, को ट्रिम ऑक्साजोल, ठीक है। इसको बोलते हैं कोट्रिम ऑक्साजोल। कोट्रिम ऑक्साजोल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आपके याद करने में इजी हो तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे संधि विच्छेद करके शब्दों का हम समझ सकते हैं। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड, कार्बिडोपा बेंसेराजाइड पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन जो है वो खोपड़े के अंदर ब्रेन में जाए, भेजे में जाए, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है। ये दोनों को साथ देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर होता है, ठीक। फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट दोनों का सेम हो सकता है तो वो एडअप हो जाएगा, और साइड इफ़ेक्ट्स अगर अलग हैं तो वो शायद ना एडअप हो, ठीक है। फॉर दिस कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आम्लोडिपिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का होता है एंकल एडिमा, ठीक है। एटेनोलॉल बेसिकली क्या करता है, एटेनोलॉल इज बेसिकली एक कार्डियोसेटिव बीटा 1 ब्लॉकर, ठीक है। कार्डियोसेटिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स आर कंपैरेटिवली लेस क्योंकि कार्डियो सिलेक्टिव है, हार्ट के लिए सिलेक्टिव है, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट एक कंपोनेंट का दूसरे से काउंटर एक्ट हो सकता है, जैसे कि थायजाइड प्लस, जैसे कि एग्जांपल एक थायजाइड होता है जो कि पोटेशियम का लॉस करा देता है, हाइड्रोक्लोरथायजाइड या क्लोरथैलिडोन, और एक पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक होता है जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर एप्लेरिनोन, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पोटेशियम को बाहर जाने से रोकते हैं, कहते हैं मत जा मत जा, रुक जा रुक जा रुक जा, वो कहते हैं जा 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 जा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है। फिर कंबाइंड फॉर्मुलेशन इंश्योर्स कि सिंगल ड्रग विल नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, ये बहुत ज़रूरी होता है, खासकर कि ट्यूबरकुलोसिस में आपको 4 ड्रग्स मस्ट हैं, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पैराजेनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल, ये 4 ट्रीटमेंट रिजिमेन होती है। तो कंबाइंड फॉर्मुलेशन से ये फ़ायदा होता है कि एक सिंगल गोली नहीं देंगे, क्योंकि सिंगल देंगे तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ड्रग रेजिस्टेंस ना हो इसीलिए 4 गोली साथ में। HIV एड्स में तो 5-5 गोलियां एक साथ कंबाइन करके एक फॉर्मुलेशन है जेनवोया के नाम से, GENVOY, जिसमें 5-5 ड्रग्स एड्स की कंबाइन करके दी जाती हैं। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, जिसको सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, दिमागी बुखार, आदमी मर सकता है अगर ठीक टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस डिस्कस्ड। अब डिसएडवांटेज, नुकसान क्या होगा, होता है मरीज को सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है, सारा आपने दे दिया तो बेचारे को एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स भी देने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, और दाम भी ज़्यादा देना पड़ेगा दवाई का, महंगी भी उसको दवाई, पैसे भी खर्च ज़्यादा करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो नफ़ा नुकसान देख के समझना चाहिए, सोचना चाहिए, रिस्क बेनिफिट रेशियो ऑलवेज। फिर डोज को एडजस्ट और इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा एक एक इंसान के लिए, इस मरीज को अलग उस मरीज को अलग। अब कंबाइंड फॉर्मुलेशन में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी, ठीक है, ठीक है। सिंगल देंगे तो कर सकते हैं। फिर टाइम कोर्स हो सकता है अलग अलग हो, एक दवाई अलग टाइम पे काम करे, एक अलग पे। फिर किसी के लिवर में या किसी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, फार्माकोडायनामिक्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माको डी डायनामिक्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी डी, ठीक। फिर एडवर्स इफेक्ट अगर होगा तो फिर वो
बता नहीं सकते कौन सी दवाई की वजह से हो सकता है एडवर्स इफेक्ट, इसकी वजह से कि उसकी वजह से, ये नहीं बता सकते, दिक्कत होती है पता करने में। ठीक, सो दिस और कॉन्ट्राइंडिकेशन और टू वन कॉम्पोनेंट, एक दवाई अगर एक मतलब एक मरीज को सपोज किसी को सल्फा ड्रग से एलर्जी है, बहुत कॉमन होता है ये, cephalosporins, penicillins, fluoroquinolone, sulfonamides. These four groups of antibiotics are notorious. इनका बहुत ही बुरा नाम है, इनका पूरा ब्लैक लिस्टेड है ये मार्केट में, फार्माकोलॉजी की मार्केट में ब्लैक लिस्टेड है, क्योंकि बहुत एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक जिसमें कि यहाँ पे एडिमा हो जाता है, इंस्टेंटेनियसली इंसान मर सकता है। तो अगर उसको सल्फर ड्रग की एलर्जी है तो उस बेचारे को फिर आप क्वाट्रीमोक्सोजोल तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें भले ही ट्राइमेथोप्रिम है बट सल्फोनामाइड भी है, तो एक कंपोनेंट से एलर्जी, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेकार। ठीक, फिर कंफ्यूजन अब ऑफ थेरेप्यूटिक एम्स एंड फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ टू ड्रग्स और वन एज फॉस्फेट, ये बहुत गलत चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा डिटेल में, नोन एज फिजिशियंस मैल प्रैक्टिस। आजकल मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत मैल प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें डॉक्टर दवाइयाँ भर भर के 6-6, 7-7 दवाइयाँ देता है, जबकि मरीज को सिर्फ 1 या 2 गोली चाहिए होती है। तो ये कॉम्बिनेशन में देते हैं, स्पेशली एंटी माइक्रोबियल्स में नहीं चाहिए इतनी सारी एंटी माइक्रोबियल्स, एक से ही काम चल जाएगा, बट ये चल रहा है। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को तो कभी भी किसी और ड्रग के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, मेंट फॉर इंटरनल यूज। ठीक है, so this brings us to an end of the advantages and disadvantages of fixed dose combinations. I'll see you in the next episode. तब तक के लिए this is Karun Kumar signing off. Bye bye.